ओके डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं अपन लोग वीडियो नंबर 12। ठीक। और आज विद्युत द्विध्रुव के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक। चलिए, तो आज टॉपिक है अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक। और व्यंजक ये आएगा W बराबर स्मॉल p इंटू ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहां पर स्मॉल p है द्विध्रुव आघूर्ण, जानते हैं आप। कैपिटल E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जानते हैं आप। और थीटा है द्विध्रुव को आपने कितने कोण से घुमाया है। ठीक है, अच्छा चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मान लीजिए किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है स्मॉल p, और आपने इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान तीव्रता कैपिटल E वाले विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अतः इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगाएगा, इसका मान मालूम करते हैं, जो कि आप ज्ञात कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण, ये सूत्र अपन लोग सिद्ध कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण दर्शाते हैं टाउ से। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, पिछली वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब मान लीजिए आप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमा रहे हैं अल्प कोण डी थीटा से। ठीक है, तो मान लीजिए द्विध्रुव को आप विद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हैं अल्प कोण डी थीटा से। तो मालूम करते हैं कि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। तो द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से, ठीक है, जो डी संकेत है ये यूज करते हैं अल्प के लिए। तो द्विध्रुव को आप घुमा रहे हैं अल्प कोण से, इसलिए दर्शाएंगे डी थीटा से। तो द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया अल्प कार्य, जब आप द्विध्रुव को अल्प कोण से घुमा रहे हैं तो किया गया कार्य भी अल्प होगा, कम होगा। तो अब इस अल्प कार्य को आप किससे दर्शाते हैं? W से। लेकिन ये अल्प कार्य है क्योंकि आप द्विध्रुव को छोटे से बिंदु से कोण से घुमा रहे हैं, तो किया गया कार्य भी अल्प होगा। तो इसलिए इसको दर्शाएंगे अपन लोग DW से। और भाई आपको मालूम है, पढ़ा है आपने 11th क्लास में, कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। पढ़ा है आपने 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। लेकिन इस बात को भर लो दिमाग में कि किसी भी वस्तु में अगर आप ऐसे रेखीय विस्थापन उत्पन्न करेंगे, क्या करेंगे? वस्तु में रेखीय विस्थापन उत्पन्न करेंगे। वस्तु को ऊपर उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे, आजू खिसकाएंगे या बाजू खिसकाएंगे, तब किए गए कार्य का सूत्र है बल गुणित विस्थापन। लेकिन जीवन में, जिंदगी में किसी वस्तु को अगर आप घुमाएंगे, क्या करेंगे? घुमाएंगे, तब किए गए कार्य का मान निकालने का सूत्र ये नहीं रहेगा, तब सूत्र ये रहेगा। तो किसी वस्तु को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र है बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। कौन सा विस्थापन? कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया अल्प कार्य DW बराबर हो जाएगा बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। ठीक, चलो मान रखें बल आघूर्ण
कितना भाई, पी साइन थीटा, इनटू कोणीय विस्थापन, कितने कोण से घुमा रहे हो, डी थीटा, लिख दिया हमने डी थीटा। फिर 11th क्लास में आपसे 25 बार नहीं 50 बार कहा था कि आप जीवन में कभी भी अल्प कार्य ज्ञात कर लें और आपको दी गई सीमाओं के मध्य कुल कार्य निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस अल्प कार्य का दी गई सीमाओं के मध्य समाकलन कर देते हैं। ठीक, अतः द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो कभी भी आप जीवन में अल्प कार्य यानी कि डीडब्ल्यू ज्ञात कर लें और आपको दी गई सीमाओं के मध्य कुल कार्य निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, इस अल्प कार्य का दी गई सीमाओं के मध्य कर देंगे समाकलन, तो आपको उन सीमाओं के मध्य किया गया कुल कार्य मिल जाएगा। नहीं मालूम है, रिवाइंड करके बार बार रिपीट कर लेना, दिमाग में डाल लेना। तो हम क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से घुमा रहे हैं कुल थीटा बराबर थीटा कोण तक, और इस प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य निकाल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 का इन सीमाओं के मध्य कर देंगे समाकलन, किया गया कुल कार्य। यहां स्थान उपलब्ध नहीं है, यहां करते हैं W बराबर, इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इस संकेत को इंग्लिश में पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा। निम्न सीमा देखो कितना है 0, उच्च सीमा देखो कितना है थीटा। ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको, W बराबर PE साइन थीटा का समाकलन, जहां निम्न सीमा है 0, उस सीमा है थीटा। फिर सुना है आपने 25 बार, जब भी आप करते हैं समाकलन तो जो भी नियत गुणांक है उसको आप समाकल संकेत के कर देते हैं बाहर। ठीक है, तो P यह है नीतांक, बाहर कर दो। अब अपने को थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का समाकलन ज्ञात करना है, और 11th क्लास में आपने सूत्र याद किया था कि साइन थीटा का समाकलन ये होता है माइनस कॉस थीटा, देखा था 11th क्लास में। ठीक है, तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। यहां रख दो भाई सूत्र से, W बराबर PE और साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। और सुना था 11th क्लास में, जब भी करते हैं निश्चित समाकलन का मतलब जिसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा दी जाती है, तब सूत्र लगाने के बाद जो भी राशि आती है उसे आप लिखते हैं बड़े कोष्टक में, और कोष्टक के दाहिनी ओर लिखते हैं निम्न सीमा और उच्च सीमा। निम्न सीमा क्या है 0, उच्च सीमा क्या है थीटा। चल ऋण चिन्ह को बाहर निकाल लो कोष्टक के, बहुत बढ़िया, बाहर निकाल लिया। तो कोष्टक में क्या बचेगा, कॉस थीटा, निम्न सीमा 0, उच्च सीमा थीटा। फिर क्या करेंगे इसके बाद, याद कीजिए 11th क्लास की पुरानी बातें। अब अपन लोग क्या करेंगे, बड़े कोष्टक के अंदर जो चर थीटा है इसके स्थान पर मान रखेंगे उच्च सीमा से, फिर थीटा के स्थान मान रखेंगे निम्न सीमा से, और उच्च सीमा वाले मान से निम्न सीमा वाले मान को घटा देंगे। चलिए, कॉस थीटा के स्थान पर उच्च सीमा से थीटा माइनस थीटा के स्थान पर निम्न सीमा से 0। W बराबर माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, सबको याद होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1। चलिए, इस माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस का अंदर गुणा कर दोगे, ठीक, माइनस का गुणा करोगे तो ये जो कॉस थीटा माइनस 1 है, माइनस से गुणा करने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया बढ़िया सूत्र, इसे आप रट लीजिए।
समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 किस बात के लिए है, बताते हैं किस बात के लिए है। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से घुमाओगे थीटा बराबर थीटा कोण तक, तब किया गया कुल कार्य कितना होगा, Pe इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहां P है द्विध्रुव आघूर्ण, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा है वह कोण जितने कोण से आपने द्विध्रुव को घुमाया है। ठीक है, 12 बोर्ड में ये व्यंजक आता है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए तो अच्छी बात है, ठीक है, कि हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, तो उससे आपका फायदा क्या है, आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके जहां समझना है उसको रिवाइंड करके बार बार आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो बल्कि ऑफलाइन क्लास से ज्यादा अच्छा है वीडियो हमारा। चलो तैयार कर लो, आता है 12 बोर्ड में। फिर उसके बाद द्विध्रुव का एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसको समाप्त कर देंगे तो द्विध्रुव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नोट्स भेज देंगे इसके। क्यों, इस बात का ध्यान रखना, द्विध्रुव को घुमाना स्टार्ट कहां से किया आपने, थीटा बराबर 0 डिग्री से। इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब शुरू में द्विध्रुव कैसा रखा होगा, विद्युत क्षेत्र के समांतर, फिर आपने उसको घुमाया होगा थीटा कोण से, तब इस क्रिया में किया गया कुल कार्य ये हो जाएगा P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए हो गया। अब द्विध्रुव का आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक। तो द्विध्रुव का लास्ट टॉपिक ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक। यह है द्विध्रुव का लास्ट टॉपिक। क्या है लास्ट टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक। और व्यंजक यह आएगा, व्यंजक आएगा U बराबर माइनस Pe इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यह आएगा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो पहले तो आप द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा सुनिए। ठीक है, पहले आप सुनिए परिभाषा और भर लीजिए दिमाग में। ठीक, तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। सुनना आराम से। मान लो यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि वेक्टर E की दिशा। ठीक है, तो मान लीजिए यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा। आपको द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा सुनाने जा रहे हैं। अब आगे सुनो, अगर कोई भी द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं, 2, प्लस की और माइनस की। तो कोई भी विद्युत द्विध्रुव अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, कैसा रखा हो, लंबवत रखा हो, तो द्विध्रुव की इस स्थिति को कहते हैं मानक स्थिति। क्या कहते हैं, मानक स्थिति। फिर से, तो अगर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र दिशा के लंबवत रखा हो, कैसा रखा हो, लंबवत रखा हो, तो द्विध्रुव की इस स्थिति को कहते हैं मानक स्थिति। अब अगर आप द्विध्रुव को मानक स्थिति से, द्विध्रुव को मानक स्थिति से घुमाकर लेकर आए किसी वर्तमान स्थिति पर, ठीक है, तो द्विध्रुव को आप मानक स्थिति से थीटा कोण से घुमाकर लेकर आए किसी वर्तमान स्थिति पर, तो द्विध्रुव को इस वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ही, द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाकर वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ही इस स्थिति पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब सटीक शब्दों में एक लाइन में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बोलते हैं। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ऐसी रहेगी कि विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति में रखे, विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति में रखे द्विध्रुव को घुमाकर
वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, इस स्थिति पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के मुताबिक आपको द्विध्रुव को घुमाना स्टार्ट कहां से करना है? मानक स्थिति से। मानक का मतलब लंबन स्थिति से, और फिर आपने इसे मानक स्थिति से थीटा कोण से घुमाकर लेकर आए इस वर्तमान स्थिति तक, तो आपके द्वारा किया गया कार्य ही द्विध्रुव में निहित हो जाएगा, संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। चलो अब निकालते हैं इसका व्यंजक। 2 मिनट लगेगा हमको, क्योंकि लगभग पूरा लिखा हुआ है। आइए तो वहीं से लेंगे इसकी स्टार्ट। अगर आपको कार्य का व्यंजक बनता है तो ये व्यंजक भी आसानी से बन जाएगा, बस यहां पर सीमाएं बदल जाएंगी, सीमाएं यहां पर बदल जाएंगी। चलो करते हैं स्टार्ट। तो भाई दुनिया जानती है, सारा हिंदुस्तान जानता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर आरोपित बलों का आघूर्ण कितना होता है? टाउ बराबर P sin थीटा। सिद्ध कर चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में किया गया अल्प कार्य। तो घुमाने में किए कार्य का सूत्र क्या है? बलाघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन, और इस कार्य को नाम दिया dw। बलाघूर्ण कितना? P sin थीटा, यह दिया P sin थीटा, कोणीय विस्थापन d थीटा। समीकरण नंबर 2। अब इसके पहले वाले व्यंजक में आपने द्विध्रुव को घुमाना स्टार्ट किया था थीटा बराबर 0 डिग्री से, लेकिन अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के मुताबिक आपको द्विध्रुव को घुमाना चालू करना है मानक स्थिति से, यानी कि लंबन स्थिति से, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री से। 90 डिग्री बोलो या इसको बोलो π/2। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के मुताबिक द्विध्रुव को आपको घुमाना स्टार्ट करना है थीटा बराबर π/2, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री से। तो द्विध्रुव को थीटा बराबर π/2 से थीटा बराबर थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। बस जो हमारा पुराना व्यंजक था उसमें सीमाएं बदल जाएंगी। पुराने व्यंजक में निम्न सीमा क्या थी? 0 डिग्री, और यहां कितनी है? π/2। तो बढ़िया, 0 के स्थान पर क्या रख दे? π/2। हमारे लिए इजी हो गया, लिखा हुआ है पहले से। 0 के स्थान पर क्या कर दे? π/2। तो बस पुराने व्यंजक में जहां जहां 0 आया है, स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को निकालते समय 0 के स्थान पर क्या ले लेना है? π/2। 0 के स्थान पर कितना? π/2। 0 के स्थान पर कितना? π/2। 0 के स्थान पर कितना भाई? π/2। और सारा हिंदुस्तान जानता है cos π/2, यानी कि cos 90 की वैल्यू ये होती है 0। ठीक है, तो cos π/2 यानी कि cos 90 का मान 0, तो एक के स्थान पर 0। इसको मिटा दें। हाँ, और -P का कोष्टक में गुणा करोगे तो W बराबर -P cos थीटा। और भाई द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा के अनुसार यही किया गया कार्य द्विध्रुव की इस वर्तमान स्थिति पर द्विध्रुव में निहित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U हो तो U बराबर W। द्विध्रुव की ऊर्जा U हो, U बराबर W। और बोलो बबलू, W का मान कितना? W का मान -P cos थीटा। -P cos थीटा, ये आ गई द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक। ये आ गई द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा हेतु व्यंजक। बस क्या किया था? वो जो पुराना वाला कार्य का व्यंजक था वहां सीमाएं बदल गई। कार्य में सीमाएं क्या थी? 0 से थीटा, और स्थितिज ऊर्जा में सीमाएं क्या आ गई? π/2 से थीटा। चल फिर इसके बाद देखते हैं विशेष स्थिति, यानी कि स्पेशल केसेस। देखते हैं विशेष स्थिति यानी कि स्पेशल केसेस।
चलिए, ये था आपका समीकरण नंबर 3 कि द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा U बराबर -P cos थीटा। ये था आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए विशेष थी यानी कि स्पेशल केसेस नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो यहां थीटा का मान कितना ले लो 0, U बराबर -PE cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा U बराबर -PE cos 0 की वैल्यू 1। और इस केस में, इस स्थिति में द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वो होती है न्यूनतम। किस स्थिति में? अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो यानी कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, तब इस केस में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है न्यूनतम, और द्विध्रुव की इस स्थिति को कहते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो द्विध्रुव की इस स्थिति को, जबकि उसकी स्थितिज ऊर्जा रहती है न्यूनतम, इसे कहते हैं द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति। तो याद रखिएगा, अगर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री हो, तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा रहेगी न्यूनतम, और इसे कहते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति। ये आता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए, याद रखिएगा। जो नोट्स भेजेंगे उसमें सभी लिखा रहेगा। फिर दूसरा केस, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो यानी कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, तो U बराबर -PE cos, समीकरण 3 में थीटा का मान कितना ले लें 90 डिग्री। तो सारा हिंदुस्तान जानता है, केवल एक इंसान को छोड़कर, उस इंसान का नाम नहीं बताएंगे। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो U बराबर cos 90 की वैल्यू 0, पूरा हो जाएगा 0, तो U बराबर 0। तो इस केस में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा रहेगी 0। किस केस में? जबकि थीटा का मान 90 डिग्री होगा यानी कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा, तब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी 0, और द्विध्रुव की इस स्थिति को कहते हैं मानक स्थिति। क्या कहते हैं? मानक स्थिति। नंबर 1 वाले में क्या कहते हैं? इसे स्थायी संतुलन की स्थिति, और नंबर 2 में इसे क्या कहते हैं? मानक स्थिति। फिर केस नंबर 3, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो U बराबर -PE cos, थीटा कितना 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1। cos 180 का मान कितना? -1। तो cos 180 रखोगे आप -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तब द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा होगी +E, और ये द्विध्रुव की अधिकतम स्थिर ऊर्जा होगी। तो अगर द्विध्रुव रखा होगा थीटा बराबर 180 डिग्री पर, यानी कि द्विध्रुव की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत होगी, तब द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वो रहेगी +PE यानी कि अधिकतम, और द्विध्रुव की इस स्थिति को कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो इसे कौन सी स्थिति कहते हैं? अस्थायी संतुलन की स्थिति। तो याद कर लो, अगर थीटा बराबर होगा 0 डिग्री यानी कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होगा, तब उसकी स्थिर ऊर्जा होगी न्यूनतम, और इसे कहते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति। थीटा बराबर होगा 90 डिग्री यानी कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा, तब उसकी स्थिर ऊर्जा होगी 0, इसे कहते हैं मानक स्थिति। और अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा यानी कि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत होगा, तब उसकी स्थिर ऊर्जा होगी अधिकतम, और इसे कहते हैं अस्थायी संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो आज द्विध्रुव के सारे टॉपिक समाप्त हो गए। अब कल नया टॉपिक चालू होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो रहेगा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो आज वीडियो नंबर 12 को ही समाप्त करते हैं। आज द्विध्रुव समाप्त हो गया है। ठीक है, और कल चालू होगा नया टॉपिक विद्युत फ्लक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। ठीक है, ओके, बढ़िया, खुश रहो, मजे में रहो, मस्त रहो।